Hello students, so welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So in the previous section we have learned about the Charles law. उसी में हम लोगों ने क्या देखा था, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया था, राइट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था v इज़ इक्वल टू के टू टी, v इज़ इक्वल टू के टू इंटू टी, ये वाली बात हम कर चुके थे, राइट। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया था, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, द वॉल्यूम यानी कि यहाँ पे प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस यानी दैट इज दिस वन, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर हो गई बात, है ना। अब उसके बाद देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स भी हैं इसमें जो पढ़ना है। चार्ल्स लॉ ने देखो क्या बताया था कि सभी गैसेस के लिए कि एक गिवन प्रेशर पे जो वॉल्यूम का ग्राफ होता है वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें कि हम सेल्सियस की बात करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। और एंड जिसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ टू द ज़ीरो वॉल्यूम, ईच लाइन इंटरसेप्ट द टेम्परेचर, यानी कि एक्सेस एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करो, सबसे पहले कि ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, प्रेशर यानी कांस्टेंट, तो प्रेशर एट गिवन प्रेशर पे ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, क्लियर। तो देखो मैं आपको अभी यहाँ पे ग्राफ बताती हूँ कैसे आपको करना है। ये मेरा क्या है, टेम्परेचर है, ओके, ये डिग्री सेल्सियस में आया समझ में, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद मेरे को तो अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करना है, यानी यहाँ पे सपोज़ करो कि मैंने -273.15, ये टेम्परेचर की बात हो रही है, नीचे तो 300 लिख दो, फिर मैं यहाँ पे -200, फिर 100, बुक में देखोगे तो क्लियर होगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 100, तो ये तो चल ही रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास अलग अलग ग्राफ देखने को मिलेगा, यानी कि यही पॉइंट से ओरिजिन से अलग अलग ग्राफ आ रही है। दैट मीन्स ऐसे हर एक अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए P1, P2, P3 एंड P4, इस वे में, दैट इज़ P1, P2, P3, P4, क्लियर, ओके। ये तो मेरा ग्राफ है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि मैंने अभी आपको ये बताया कि हर एक गैसेस के लिए मतलब अलग अलग गैसेस है, तो दैट मीन्स एट अ गिवन प्रेशर पे ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन सेल्सियस में हमने लिया, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रही है सभी की सभी अलग अलग गैसेस के लिए, राइट। अगर मैं एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो वॉल्यूम, अगर मैं ज़ीरो वॉल्यूम तक इसको एक्सटेंड कर दूँ, दैट मीन्स कि वॉल्यूम यानी कहाँ तक जाएगा, एकदम ऊपर, यानी ज़ीरो वॉल्यूम तक अगर मैं एक्सटेंड करवा देती हूँ इसको, तो क्या होगा, ईच लाइन इंटरसेप्ट दी टेम्परेचर एक्सेस एट -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी जो भी इसका इंटरसेप्ट होगा वो भी वहीं तक चला जाएगा, और स्लोप जो लाइन की होगी वो डिफरेंट प्रेशर पे आर डिफरेंट होगी, ठीक है। और लेकिन ज़ीरो वॉल्यूम पे ऑल द लाइंस मीट द टेम्परेचर एक्सेस, लेकिन अगर वॉल्यूम ज़ीरो कर देंगे तो क्या होगा, सभी की सभी लाइन आपको -273.15 पे मीट करती हुई दिखेगी, आया समझ में, ठीक है, जो कि हमें इस फिगर में गिवन दिख रहा है। यानी कि आपने क्या किया कि अलग अलग गैसेस के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया, आप इसको एक्सटेंड कराते हो वॉल्यूम मतलब ज़ीरो वॉल्यूम तक, तो सभी लाइन की जो हर एक लाइन की जो इंटरसेप्ट है वो टेम्परेचर एक्सेस इतने पे आपको देखने को मिलेगा, -273.15, और जो स्लोप होगी अलग अलग जो भी स्लोप ऑब्टेंड होगी हर एक गैसेस के लिए वो डिफरेंट आपको अलग अलग यानी डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट आपको मिलेगा, आया समझ में। और उसके बाद स्लोप अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग मिलेगा, और बट ज़ीरो वॉल्यूम पे आप देखोगे तो हर एक लाइन आपको मीट करती हुई दिखाएगी एट द टेम्परेचर -273.15 पे, तो ये आपका उस टाइम पे ग्राफ बनेगा, ठीक। अब हर एक लाइन जो होगी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की ग्राफ की, दैट इज़ कॉल्ड द आइसोबार। इसी को वॉल्यूम वर्सेस, यानी कि ये जो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की जो ग्राफ की हर एक लाइन होगी, है ना, यानी ये वाले ग्राफ, यानी ये इसको बोल दो, ये सभी जो लाइंस है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, आइसोबार। इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है, आइसोबार, क्लियर है ना। अब इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप, ये सब अलग चीज़ें हैं, क्लियर। तो देखो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया, तो उसमें वी पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 5.6। देखो आप, हमने इसमें 5.6 इक्वेशन क्या लिया था, तो आप देख सकते हो 5.6 में हमने लिया था वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट, ये इक्वेशन थी हमारी,
VT इज इक्वल टू V नॉट 273.15 प्लस T डिवाइड में 273.15, ये इक्वेशन हमने लिया था, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली टी की वैल्यू पुटअप कर देती हूँ। यानी कि यहाँ पे ये जो टी आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे मैं क्या पुटअप करूँगी, -273.15। तो वी कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट -273.15 डिग्री सेल्सियस विल बी ज़ीरो। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि अब वहाँ पे सब मीट हो रहे हैं। सो दिस मीन्स दैट गैस विल नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अब देखो क्या हो गया, हमने टेम्परेचर की वैल्यू पुटअप कर दी तो हमने देखा कि वॉल्यूम जो है गैस का वो भी -273.15 पे ज़ीरो मिल रहा है। तो वॉल्यूम ज़ीरो यानी दैट मीन्स कोई भी गैस अब एग्जिस्ट नहीं करेगी। आया समझ में। इनफैक्ट ऑल द गैसेस क्या होगा, गेट लिक्विफाई हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट मीन्स लिक्विफाई होगी बिफोर दिस टेम्परेचर इज रिच्ड। क्लियर। सो द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर, एक टर्म याद रखना जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये 1 मार्क में डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, सो देखो ये एक सबसे लोवेस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर है जहाँ पे गैसेस आर सपोज टू बी ऑक्यूपाई ज़ीरो वॉल्यूम। सभी गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यानी गैसेस आर सपोज टू बी ऑक्यूपाई, कहाँ पे गैस मतलब गैस कहाँ पे ऑक्यूपाई करती है, ज़ीरो वॉल्यूम पे, जो कि पॉसिबिलिटी है। अब देखो तो वो वैसे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट। क्लियर। ये याद रखना, जहाँ पे गैसेस जो होती है वो क्या होगी, ऑक्यूपाई कहाँ करेगी, ज़ीरो वॉल्यूम पे। क्लियर। तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन वाइज आपको लिखना है तो ये आपको लिख सकते हो, द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल पूरा लिखना, हाइपोथेटिकल और इमेजनरी, ये बुक में भी गिवन है। यस, इमेजनरी, हाइपोथेटिकल इमेजनरी एक इमेजिन करने वाला टेम्परेचर है, ठीक है, जहाँ पे गैसेस आर सपोज टू बी एट विच क्या बोलेंगे, एट विच गैसेस आर सपोज्ड gases are supposed to occupy ज़ीरो वॉल्यूम, जहाँ पे गैसेस क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरी तरह से ज़ीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और उसी पॉइंट को ज़ीरो वॉल्यूम एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। उसी पॉइंट को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये ऑल गैसेस के लिए जहाँ पे चार्ल्स लॉ जो है ना वेरी लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे अकर होता है, ये इसका स्टेटमेंट आ गया कि चार्ल्स लॉ जो है वो वेरी लो प्रेशर कैसा करता है, बहुत ही कम, और टेम्परेचर कैसा करता है, हाई। तो ये वाला कंडीशन हो तो वहाँ पे कौन सा आता है, चार्ल्स लॉ। क्लियर। जहाँ पे वेरी लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। तो ये था आप लोगों का पूरा चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन, ठीक है, जो कन्फर्म आएगा। अब इसके बाद उसके बेसिस पे प्रॉब्लम 5.2 देख लेते हैं, जो कि चार्ल्स लॉ के बेसिस पे ही किया हुआ है। सो 5.2 प्रॉब्लम हम देखें तो उसमें क्या बोला है, देखते हैं ज़रा, कि ऑन अ शिप सेलिंग इन अ स्पेसिफिक ओशन, शिप था जो कि स्पेसिफिक ओशन में सेल करता था, जहाँ पे वेयर टेम्परेचर इज़ 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस में था, और बलून इज़ फिल्ड विद 2 लीटर ऑफ एयर, बलून पूरी तरह से 2 लीटर उसमें एयर भरी हुई थी। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून, वॉल्यूम क्या होगा बलून का, व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशन, पहले पैसिफिक ओशन था, अब इंडियन ओशन पे जब तक वो पहुँचेगी, और वहाँ पे टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस गिवन है। आया समझ में। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वॉल्यूम पहला क्या था, पहला वॉल्यूम था हमारे पास 2 लीटर का। क्लियर। और हमारे पास पहला टेम्परेचर क्या था, 23.4, याद करो, ये देखो गिवन है इसमें 23.4 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 ऐड कर देना है टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, दैट इज़ इसका आंसर आएगा 296.4 केल्विन। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब टेम्परेचर T2 मतलब सेकेंड टेम्परेचर क्या था हमारे पास, 26.1 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको केल्विन में बदलो तो 273 कर दो, ऐड करना, याद रखना कोई भी नंबर हो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है। ओके, और यहाँ पे होगा दैट इज़ योर 299.1 केल्विन। क्लियर। ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद देखो, फ्रॉम चार्ल्स लॉ से हम जानते हैं इक्वेशन, चार्ल्स लॉ से क्या जानते हैं, याद करो थोड़ा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये फॉर्मूला हम चार्ल्स लॉ से जानते हैं। क्लियर। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम V2 चाहिए।
तो V2 को सब्जेक्ट बनाओ, क्या करोगे, V1 T2 डिवाइड बाय T1, ये हो गया क्लियर। अब V1 क्या है, 2 लीटर है, इनटू T2 क्या है 299.1 केल्विन डिवाइड बाय T1 क्या है हमारे पास 296.4 केल्विन। क्लियर, सब कुछ लिख दिया तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज़ 2.018। हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 2.018 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम है सो किस में आएगा, लीटर में। क्लियर, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो लॉ है जिसको हम बोलते हैं गैलुसेक लॉ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता है, तो देखते हैं। सो गैलुसेक्स लॉ में आप देखोगे कि प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप हम देखेंगे तो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप की बात होगी ओनली। क्लियर, तो देखो प्रेशर एक क्या है, वेल इन्फ्लेटेड, मतलब देखो प्रेशर जो हमें अलग अलग टायर्स ऑटोमोबाइल्स में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इन वेल हम जानते हैं कि एक तो प्रेशर कैसा है, इन्फ्लेटेड है, और अलग अलग जो ऑटोमोबाइल्स में टायर्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। कितना प्रेशर भरते हो आप लोग टायर में, तो एक कांस्टेंट प्रेशर ना। तो ऑन हॉट समर डे में क्या होता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है कंसिडरेबली। क्यों, क्योंकि टायर में भी बर्स्ट, ठीक है, और प्रेशर इज़ नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, क्योंकि अगर प्रेशर एडजस्ट प्रॉपरली नहीं किया तो टायर फट सकता है, ये आप जानते हो। तो कोई भी हम टायर्स में भी हम क्या करते हैं, प्रेशर एक कांस्टेंट वे में भरते हैं। आप जानते हो कि आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो क्या होगा, वो एयर मशीन होती है ना, तो उसमें क्या होता है 35 तक आप क्या करते हो, 35 तक टू 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 आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट हो गया, उससे आगे भरोगे तो टायर आपका फट जाएगा, एक्टिवा का जो भी है। सो याद रखना है ये चीज़। तो ड्यूरिंग विंटर्स में ऑन कोल्ड मॉर्निंग आप देखोगे तो वन में फाइंड दैट द प्रेशर इन द टायर ऑफ द व्हीकल डिक्रीज कंसिडरेबल, यानी कि कोल्ड मॉर्निंग यानी कि ठंडियों में क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि प्रेशर जो होता है टायर्स में, व्हीकल के टायर में, वो डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिकली है। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूँ तो ये एक जोसेफ गैलुसेक नाम का साइंटिस्ट था, याद रखना, जोसेफ गैलुसेक, ठीक है, गैलुसेक मतलब जोसेफ गैलुसेक नाम का साइंटिस्ट था, उसी ने ये पूरा लॉ दिया है, दैट इज़ गैलुसेक्स लॉ। गैलुसेक्स लॉ को स्टेट कैसे किया गया है वो मैं आपको बताती हूँ कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, प्रेशर of a fixed amount of a gas, यानी कि प्रेशर जो होगा फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, दैट वेरीज, यानी कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली, दैट वेरी डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, इस वजह से इसको प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप कहा गया है। आया समझ में, तो प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, लाइक इन दिस वे। क्लियर, ये समझो, ये इसका स्टेटमेंट था, तो उसी के बेसिस पे हमने ये लिखा है। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी प्रेशर होगा, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, यानी गैस में जो गैस की बात है, तो जो भी प्रेशर होगा वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे वेरी करेगा, यानी डिपेंडेंट है। सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ओके, और P/T को यहाँ पे क्या ले लेंगे, मान लो सपोज P/T दैट इज़ व्हाट इज इट्स अ कांस्टेंट, और मान लो कि ये रेट से है तो K3 ले लिया। आया समझ में, ठीक है, तो इसको K3 से हम ले सकते हैं। क्लियर, अच्छा, इसके बाद ये जो रिलेशनशिप है वो उसको हम डिराइव करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से, अलग अलग है। सो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर यानी केल्विन का ग्राफ अगर हम देखें, मतलब एक कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, तो आगे आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, और हर एक लाइन जो है ग्राफ में वो आपको आइसोकोर बताएगी। नाम याद रखो, जैसे उसमें आइसोबार था ना, पढ़ा था ना अभी आइसोबार, वैसे ही इसमें क्या है, आइसोकोर। आइसोकोर का मतलब ही यही होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात, है ना, ये बात समझ में आ रही है ना। तो याद रखो ये चीज़ कि जैसे मैंने आपको चार्ल्स लॉ के अंदर क्या बताया था, चार्ल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट था, उसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताया था,
ठीक है। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताया था, तो उसमें आपने क्या कांस्टेंट लिया था, प्रेशर कांस्टेंट लिया था। दैट मीन्स आपको मैंने ग्राफ हर एक अलग अलग गैसेस का प्रेशर के बेसिस पे बताया था, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट लिया था, तो प्रेशर को हम आइसो बार मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट, और आइसो कोर का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि उसमें हर एक लाइन ग्राफ का आइसो कोर रिप्रेजेंट करता है। ओके। सो यहाँ पे ये ग्राफ मैं आपको बताऊँ तो देखो, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, जिसमें मैंने आपको अभी वॉल्यूम कांस्टेंट बताया था, राइट। ये पूरे लॉ के अंदर ही है। सो गैलुसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट। तो अब यहाँ पे ये अलग अलग आपके टेम्परेचर है, ये प्रेशर का बार है। आपको देखो वॉल्यूम हर एक गैस के अलग अलग देखने को कॉन्स्टेंटली मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो भी ओरिजिन से 0 से, ठीक है। तो V1 V2 V3 V4 ये अलग अलग गैस का अलग अलग वॉल्यूम है। आया समझ में। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब उसके बाद जो आपका लॉ आता है दैट इज़ एवोगैड्रो लॉ, जिसको वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एवोगैड्रो, जो कि अभी तक हम कांस्टेंट वैल्यू पढ़ते थे ना, उसका एक लॉ आ गया जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। तो देखो वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, क्लियर। चलो, तो अब इसमें मैंने आपको क्या थी वैल्यू याद करो, 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसका फिक्स वैल्यू था। सो 1811 के अंदर इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगैड्रो, जिसने क्या ट्राई किया, कंबाइन कंक्लूजन दिया, डेल्टन एटॉमिक थियरी की बात की गई थी। ये डेल्टन एटॉमिक थियरी पूरा एटम के बेसिस पे है, और गैलुसेक्स लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम के बारे में बात करी गई थी। और उसने फिर बाद में, जो कि यूनिट 1 में हम देखेंगे, थोड़ा बहुत बात की गई है ये सारे लॉ की, विच इज़ नाउ, अभी इसको क्या बोला गया है, एवोगैड्रो लॉ। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद इसका स्टेटमेंट क्या आता है, मैं आपको वो बताती हूँ कि इसका मतलब ये, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। मतलब कि इसमें सब कुछ इक्वल है, दैट मीन्स ये बताता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अगर इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का, एक ही कंडीशन पे, एक ही टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आया समझ में। तो देखो इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिख के बताती हूँ तो क्लियर होगा। मतलब इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर एक गैस का वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल हुआ, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर यानी कि सेम कंडीशन, ये भी रखो, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसमें क्या होगा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स भी उतने ही प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हो कि दैट एज लॉन्ग एज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। यानी कि इसका मतलब ये है कि यानी लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम देखें कि टेम्परेचर और प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, कि अंडर द सेम कंडीशन के लिए बोला है ना, अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन कांस्टेंट, राइट। तो यानी कि फॉर लॉन्ग टाइम के लिए टेम्परेचर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो लेकिन वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, के कितने मॉलिक्यूल हैं, दैट इज वॉल्यूम डिपेंड ऑन व्हाट, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ द गैस, यानी कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, और वी कैन से अमाउंट ऑफ द गैस। तो मैथमेटिकली इसका क्या हुआ, ये वाले एवोगैड्रो लॉ का, तो वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एन पे, मतलब कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, और वी कैन से अमाउंट ऑफ द गैस पे, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस। यहाँ पे एन का मतलब यहाँ पे क्या है, एन का मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। यानी कितने मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है, दैट इज़ योर एन। क्लियर। तो ये था आपका एवोगैड्रो लॉ। अभी आगे आता है। इसके बाद आप देखोगे तो मैंने आपको अभी बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, ये वाला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, जो कि यहाँ पे मैं K4 ले लेती हूँ।
तो V इज इक्वल टू K4 इंटू एन ले लिया, ठीक है। तो K4 हमारा रेट वाला कांस्टेंट, राइट। अभी इसको इक्वेशन अब आप कोई भी दे सकते हो, मान लो इसको इक्वेशन मैंने 1 दे दिया, है समझ में। एग्जाम में भी आपको यही करना है। सो यहाँ पे आप देखो कि जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं 1 मोल ऑफ गैस में, दैट इज़ एवोगैड्रो कांस्टेंट। यानी आप जानते हो कि 1 मोल, अगर मैं 1 मोल के अंदर कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ। अब इसी के बेस पे ये पूरा लॉ आ गया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक मोल ऑफ गैस में, वो कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये वैल्यू है, ठीक है। ओके, अब तुमने देखा होगा कि सेम नंबर अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से गैसेस सेम नंबर ऑफ प्रेशर के साथ साथ कैसे प्रेजेंट होता है, जिसमें आप देखो तो देखो वॉल्यूम जो गैस का होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ दी मोल्स के। आया समझ में, जो मैंने आपको ये लॉ के थ्रू बताया। उसमें अगर मैं 1 मोल लेती हूँ हर एक गैस के लिए एट STP, देखो अगर मैं मान लो आप सपोज करो कि 1 मोल ऑफ गैस ले रही हूँ, अब हर एक 1 मोल मैं ले रही हूँ हर एक गैस के लिए, अलग अलग गैसेस है ना, तो 1 मोल फॉर द ईच गैसेस, और 1 मोल ऑफ ईच गैसेस ले रही हूँ एट STP। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो विल हैव सेम वॉल्यूम, तो तब आपको वॉल्यूम भी कैसा मिलेगा, सेम। तो सेम वॉल्यूम की बात होगी, आया समझ में। STP की बात कर रहे हैं हम लोग। अब STP पे विल हैव सेम वॉल्यूम, इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब मीन्स, याद रखो STP का मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ओके, ये टर्म है। और इसका मतलब देखो आपको क्या टेम्परेचर लेना है, क्या प्रेशर लेना है स्टैंडर्ड वे में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो 273.15, यानी कि हमारा जो 273.15, दैट मीन्स आपका 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये टेम्परेचर हमें स्टैंडर्ड में लेते हैं 273.15 केल्विन, पता है ना, स्टैंडर्ड में 273 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। और प्रेशर आप ध्यान रखो, प्रेशर हम लेते हैं 1 बार, याद रखना स्टैंडर्ड में हम लोग 1 बार प्रेशर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल, जिसको ये किसके बराबर होगा, 10⁵ पास्कल। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, याद रखना। प्रेशर की यूनिट पूछे तो पास्कल लिखना है, ओके, जो कि 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर का एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एक टाइप का, ठीक है। STP में जो वॉल्यूम होता है आइडियल गैस के लिए अगर मैं देखूं तो वो भी 22.71 लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम्स भी कॉन्स्टेंट्स है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो हम क्या लेंगे, दैट इज़ 22.7 लीटर। आपके आगे वैल्यू गिवन है 22.71098 लीटर पर मोल, ऐसे पूरी वैल्यू आपको बुक में से देख के रेफ़र कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका था STP में कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो आपको याद रख लेना है। इसके बाद एक टेबल गिवन है आपको, वो ज़रा आप देखना तो आपको क्लियर वे में पता चल जाएगा कि देखो ये जो आपके पास अलग अलग आर्गन है, तो 22 वॉल्यूम है लीटर में 1, तो उसमें अलग अलग 1 बार, यानी STP में हम जानते हैं 1 बार प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर लेना है, वॉल्यूम 22.71, वो जो वैल्यू है वो ले लेना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स, एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का, जो मैं आपको बताती हूँ। याद रखो कि आपको पूछेंगे कि नंबर ऑफ, ये है ना फर्स्ट चैप्टर में भी पूछा है, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी आएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स दैट मीन्स स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, याद रखना n नंबर ऑफ़ मोल्स यानी n निकालने का फॉर्मूला होता है m डिवाइड बाय कैपिटल M, जो कि मैं आपको दोनों बताती हूँ। m क्या है, स्मॉल m जो है मास ऑफ द गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मास, m मतलब मास ऑफ द गैस,
जो भी आपका गैस होगा उसका मास आपको ये लिखना है। और कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, यानी अगर मान लो नीचे C6H12O6 दिया होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सेम होता है, तो वैसे आपको कैलकुलेट करना है। लाइक वाटर हो तो उसका मोलर मास क्या होता है 18 होता है, तो ये आपका मोलर मास होगा और ये आपका मास होगा, दोनों में डिफरेंस है। तो इस वे में आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाओगे। आया समझ में। और इसके बाद मैं आपको V इज इक्वल टू दैट इज़ K4M इन अपॉन कैपिटल M। याद करो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यानी कि ये वाला फॉर्मूला देखो, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, V इज इक्वल टू K4 इंटू N। अब ये N क्या है यहाँ पे, N मीन्स नंबर ऑफ दी मोल्स, और उसी की जगह मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुटअप किया है, दैट इज़ M अपॉन कैपिटल M। तो देखो ये वाला यहाँ पे रिवाइज्ड मतलब पुट करके लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो ये जो n था उसकी जगह पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया m अपॉन m, जो यहाँ पे पुटअप कर दिया। आया समझ में। ठीक है, अब इसको मैं अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो आपको मिलेगा एक न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्लियर। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलेगा। सो आप देखोगे मैंने आपको ये इक्वेशन बता दिया था, राइट, V इज इक्वल टू K4M/M। तो मैंने M को सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है, M को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है, तो V यहाँ पे नीचे आ जाएगा, V नीचे आ गया। क्लियर। ये M इधर चला गया, ये M, और तो ये V इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये K4 एज इट इज़ है, और यहाँ पे V आएगा। दैट मीन्स देखो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, मैं आपको बताऊँ तो ये देखो M को मैंने ये सब्जेक्ट बनाया है, ओके, और दैट इज़ इक्वल टू K4 M अपॉन V। ठीक, आपकी बुक में ऐसे दिया है, सो मैं आपको बताती हूँ कैसे आया है। कैपिटल M डायरेक्ट दे दिया है, ये देखो इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया कैपिटल M को, इसको इधर लेके गई, ये वॉल्यूम नीचे आ गया, ठीक है, दैट इज़ K4 इंटू डी, वेयर यहाँ पे D क्या है, D इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस। यानी कि आप समझ सकते हो ना, डेंसिटी क्या था, मास बाय वॉल्यूम। क्या था ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ये मास बाय वॉल्यूम की जगह डेंसिटी आ गया, तो K4D दैट इज़ D मतलब डेंसिटी ऑफ दी पर्टिकुलर गैस। आया समझ में। सो ये आपका जो है ये कंक्लूड आपका इक्वेशन हो गया 5.14 जो आपकी बुक में गिवन है। सो डेंसिटी ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। देखो डेंसिटी और मोलर मास ये दोनों, ये आपका ये मोलर मास था और ये डेंसिटी है, ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आया समझ में, वो बोला है। अब एक गैस बॉयल्स लॉ फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ फॉलो करती है, एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ना, सारे लॉ दैट फॉलो, सभी लॉ फॉलो करती है, और उस टाइप के हम गैस को आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस याद रखो, आइडियल गैस, ठीक है, यानी कि वो गैस जो कि हर एक लॉ फॉलो करे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली, दैट इज़ नोन एज आइडियल गैस। और ऐसे गैस क्या होता है, हाइपोथेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकल बेस पे नहीं होते। हाइपोथेटिकल मतलब दैट इज़ अज्यूम्ड, क्लियर, एंड इट इज़ अज्यूम्ड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में। आया समझ में। सो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस दो टाइप के गैसेस होते हैं। अब जैसे रियल गैस की बात करो तो वो क्या होता है, फॉलो दीज लॉ ओनली अंडर द सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। रियल गैसेस क्या करते हैं, ये लॉ फॉलो करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस पे। आया समझ में, जब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये जो डिविएट किया गया है, मतलब इन ऑल सिचुएशन की बात करूँ तो ये डिविएट किया है आइडियल बिहेवियर से। आया ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, जो कि पूरा का पूरा आइडियल गैस के इक्वेशन, यानी पूरा जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ फॉलो करने के बाद जो इक्वेशन देगा वो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होगा, जो कि हम आइडियल गैस बोला ही वही है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ फॉलो करता है, और उसके बेस पे इक्वेशन भी आएगा। एंड दिस गैस इज हाइपोथेटिकल नॉट थ्योरेटिकल। हाइपोथेटिकल है, ओके, और ये जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज अज्यूम दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल इन ऑफ द आइडियल गैसेस। क्लियर, वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। और रियल गैसेस में क्या होता है, ये स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे ही प्रेजेंट होते हैं, जब फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन जो होगा वो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगा, तभी प्रेजेंट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये जो पूरी सिचुएशन थी इस लॉ को डिराइव करने की, वो आइडियल बिहेवियर से हमने देखा। आया समझ में। तो ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन
कंप्लीट कराऊंगी। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने गैलो-सिक्स लॉ देख लिया है, चार्ल्स लॉ जो बाकी था वो थोड़ा देखा, एवोगैड्रो लॉ देखा है। तो ये पूरा आप लोग को कंप्लीट करके नोटबुक में रखना है एंड लास्ट में आपको एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।